जय भीम साथियों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक दलित महिला न्यायाधीश को भी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भारत में संविधान ने सभी नागरिकों को समानता और न्याय का अधिकार दिया है, लेकिन जब न्याय देने वाली संस्था न्यायपालिका ही जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। हम अक्सर मानते हैं कि अदालतें निष्पक्ष होती है, लेकिन हकीकत यह है कि न्यायपालिका भी उस समाज का हिस्सा है जो जातिवादी सोच से प्रभावित है। चाहे वह न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या दलित और पिछड़े वर्गों से जुड़े मामलों की न्याय की प्रक्रिया हो, अक्सर यह देखा गया है कि निचले तबके के लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई, अपमानजनक व्यवहार और असंवेदनशील रवैये का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह एक अजीब विडंबना है कि जिस संस्था से दलित, आदिवासी और वंचित समुदाय के लोग सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, उसी संस्था में उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे मंचों पर बहुजनों की अनुपस्थिति केवल एक संख्या का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी संस्थागत भेदभाव की ओर इशारा करती है। इसके अलावा जब कोई दलित जज आगे बढ़ता है तो उसे अक्सर सवालों, संदेहों और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। उनकी योग्यता पर शक किया जाता है और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं किया जाता है। अगर न्यायपालिका को वास्तव में निष्पक्ष बनाना है तो सिर्फ कानूनी सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और प्रतिनिधित्व की नई सोच की जरूरत है। जाति का असर जब तक न्याय के दरवाजे से पूरी तरह बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक न्याय अधूरा है। अभी ताजा मामला झारखंड हाईकोर्ट से सामने आया है, जहां एक दलित समुदाय के महिला न्यायाधीश को अपने ही संस्थानों में भेदभाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं उस दलित महिला जज के बारे में जिन्होंने मातृत्व और अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव मांगी थी। यह एक संवैधानिक और मानवीय अधिकार है जिसे सरकार ने खुद मान्यता दी है, लेकिन जब उन्होंने अपनी वैध छुट्टी मांगी तो उन्हें केवल अनसुना ही नहीं किया गया, बल्कि जब उन्होंने इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाया तो उसके बाद उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई है। जो लोग एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं, उसके मैं बता दूं कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे हिंदी में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कहा जाता है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी कर्मचारी या अधिकारी के पूरे साल के कामकाज का मूल्यांकन करता है। यह रिपोर्ट उस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के प्रदर्शन, क्षमताओं, आचरण और चरित्र को दर्शाती है। इसे आमतौर पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखा जाता है और यह रिपोर्ट उस कर्मचारी या अधिकारी की पदोन्नति, तबादले और अन्य करियर से संबंधित फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस महिला जज का आरोप है कि जब मैंने अपने अधिकार के लिए मांग की तो मेरा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई है। यह कहां का न्याय है? यह मामला सिर्फ छुट्टी का नहीं है, बल्कि यह मामला न्याय की आत्मा को समझने और उनके साथ न्याय करने का है। दरअसल 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को सुझाव दिया कि इस महिला न्यायाधीश को छुट्टी दी जाए। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 92 दिन की छुट्टी मंजूर की। प्रथम दृष्टि में यह सुनकर ऐसा लगता है कि चलो देर से ही सही, न्याय तो हुआ है, लेकिन फिर जो तथ्य सामने आए वे चौंकाने वाले हैं। जब 23 मई को इस महिला न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की तो ठीक उसके बाद उसकी गोपनीय रिपोर्ट में नकारात्मक टिप्पणियां की गई। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या एक सजा है? यह घटना एक साथ कई सवाल खड़े करते हैं। क्या यह केवल इसलिए किया गया क्योंकि वह एक अनुसूचित जाति की महिला है? क्या यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई? उस दलित महिला न्यायाधीश ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा, मैं अनुसूचित जाति वर्ग की अधिकारी हूं और मैंने बड़ी संख्या में मामले का निपटारा किया है। मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों में से एक हूं। उन्होंने आगे कहा कि एसीआर की प्रतिकूल टिप्पणियां याचिका दाखिल करने के बाद की गई है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से भी आग्रह किया कि कृपया समय को देखिए और यही समय सबसे बड़ा सबूत बन गया है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई संस्था पूरी तरह से अन्यायकारी है, लेकिन हम यह भी नहीं मान सकते कि हर निर्णय निष्पक्ष होता है। सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि जब एक उच्च पद पर बैठी महिला जज, वह भी एक दलित को न्याय नहीं मिलता है, तो आम नागरिक के लिए न्याय की उम्मीदें कैसे की जा सकती है? यह मामला केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही पर एक गहरा कटाक्ष है। यह उस मनोवृत्ति की पहचान कराता है जो आज भी जाति, लिंग और पद के आधार पर भेदभाव करने से बाज नहीं आती है। आज भी यदि कोई बहादुर महिला, वह भी दलित समुदाय से, अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो सिस्टम उसे बागी मानता है,
उनके गोपनीय रिपोर्ट में पेंच लगाकर उसे कमतर साबित करने की कोशिश करता है। और ये सब उसी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लक्षण है जो व्यवस्था को सिर्फ अपनी सुविधा से चलाना चाहती है। ऐसी स्थिति में हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम इस व्यवस्था को सवालों से मुक्त छोड़ सकते हैं? क्या यह सोच हमारे लोकतंत्र को खोखला नहीं करती है? क्या एक महिला न्यायाधीश का अपमान पूरे न्यायिक ढांचे का अपमान नहीं है? आज यह जरूरी है कि हम इस घटना को केवल एक खबर न समझें, बल्कि इसे उस सामाजिक, जातिगत और लिंग आधारित भेदभाव की वानगी माने जो आज भी हमारे सबसे ऊंचे संस्थानों में छिपकर सांसें ले रही है। और इससे भी अधिक जरूरी है कि हम उन लोगों का समर्थन करें जो इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। यह महिला जज हमारे लिए एक प्रतीक है, एक ऐसी प्रतीक जिन्होंने व्यवस्था के भीतर रहते हुए आवाज उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि क्या इस देश की सबसे बड़ी अदालत यह साबित कर पाएगी कि वह सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि इंसाफ की भावना से भी काम करती है। हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब एक दलित महिला जज को प्रताड़ित किया जाता है तो यह केवल उसकी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो समाज में समानता और न्याय की उम्मीद रखता है। और यदि हम अब भी चुप रहें तो कल कोई आपकी भी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी दबाव की भाषा लिख सकता है। न्याय सिर्फ फैसला नहीं बल्कि प्रक्रिया भी है, और जब प्रक्रिया ही भेदभाव पूर्ण हो तो परिणाम को कैसे न्यायपूर्ण कहा जा सकता है? इस संघर्ष को सिर्फ एक महिला की व्यक्तिगत मुद्दा न माने, इसे उस व्यापक संघर्ष का हिस्सा माने जो सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और दलित अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। जिस घटना का हमने अभी जिक्र किया है, जहां एक दलित महिला को चाइल्ड केयर लीव मांगने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद बदले की भावना से उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई है, यह घटना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लेकिन यह सिर्फ एक अलग थलग मामला नहीं है, यह भारतीय न्यायपालिका में गहरे बैठे जातिवाद का एक उदाहरण है जो आज भी संस्थागत भेदभाव के रूप में जिंदा है। हम इस वीडियो में इसी मामले के आलोक में भारतीय न्यायपालिका में जातिवाद के व्यापक और गंभीर मुद्दे को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और कुछ अलग उदाहरण को भी समझेंगे। यह मामला संस्थागत जातिवाद का एक जीवंत उदाहरण है। झारखंड हाईकोर्ट की इस महिला न्यायाधीश ने जब अपनी चाइल्ड केयर लीव की अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसे प्रतिशोध का शिकार बनाया गया। याचिका दायर करने के बाद ही उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां करना एक सीधा संदेश है कि तुमने सिस्टम से टकराने की हिम्मत कैसे की। यह न केवल न्यायपालिका में महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब कोई दलित अधिकारी अपने अधिकार की बात करता है तो किस प्रकार उसका दमन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसी घटनाएं दलितों को अक्सर सामना करना क्यों पड़ता है? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उच्च न्यायपालिका में बहुजन प्रतिनिधित्व का अभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित, आदिवासी या ओबीसी जज हैं? अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 50 से अधिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही जज दलित समुदाय से बन पाए हैं। 1950 से अब तक एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए कोई आरक्षण उच्च न्यायपालिका में नहीं हुआ है। उच्च न्यायपालिका का कहने का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की नीति लागू नहीं है। ऐसे मामले के पीछे कारणों का जस्टिस के चंद्रू ने बहुत बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि जस्टिस के चंद्रू मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। जस्टिस के चंद्रू ने कई बार खुलकर यह बात की है कि न्यायपालिका में जाति एक अदृश्य दीवार की तरह मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे जैसे गैर ब्राह्मण जजों को भी अंदरूनी सर्कल में शामिल नहीं किया जाता है। जाति आधारित नेटवर्किंग और गैंग बनाकर फैसले प्रभावित किए जाते हैं। अब इसी प्रकार एक और मामला आता है दलित जज जस्टिस पीडी दिनाकरन के मामले के रूप में। जस्टिस दिनाकरन जो दलित समुदाय से आते थे, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया जाने वाला था तो अचानक उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगाए गए। जांच शुरू होने से पहले ही उसे निलंबित कर दिया गया, जबकि ऐसे अनेक ब्राह्मण जजों के खिलाफ आरोप होते हुए भी उनकी पदोन्नति की जाती रही है। यह भी एक संस्थागत जातिवाद का ही हिस्सा है, जहां दलित को योग्य मानने से पहले उनकी जाति देखी जाती है। अब आते हैं न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। आपको पता है कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम से किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार से जातिवादी चेहरे का एक छुपा हुआ रूप है। कॉलेजियम सिस्टम में जज खुद ही दूसरे जजों की नियुक्ति करते हैं। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती है, न ही इसमें कोई आरक्षण होती है और समाज के हाशिए के वर्गों की कोई भागीदारी नहीं होती। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को केवल लोअर जुडिशरी में ही सीमित रखा जाता है।
जब नियुक्तियां ही जातिवादी नेटवर्किंग के आधार पर हो रहा हो तो निष्पक्ष न्याय कैसे संभव है? जातिगत दृष्टिकोण से फैसले कैसे प्रभावित होते हैं, इसका एक उदाहरण और आप देख सकते हैं। सुषमा देवी बनाम बिहार सरकार केस, जो साल 2007 में मामला सामने आया था। इस केस में एक दलित महिला को निचली अदालतों से न्याय मिला, लेकिन उच्च अदालतों ने तकनीकी आधार पर केस खारिज कर दिया। याचिका में स्पष्ट लिखा था कि गांव के दबंगों ने उसका बलात्कार किया क्योंकि वह चमार जाति से थी, लेकिन न्यायालय ने इसे सामान्य अपराध मानकर जातिगत उत्पीड़न की बात को नजरअंदाज कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस न्यायपालिका के संदर्भ में सख्त चेतावनी दी थी कि जज भी इंसान होते हैं और वो भी जातिवादी हो सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि जज अपने साथ अपने विचार, संस्कार और पूर्वाग्रह लेकर आते हैं, इसलिए यदि सिस्टम पारदर्शी नहीं होगा तो समान न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्या आज की न्यायपालिका इस चेतावनी को सही साबित नहीं कर रही है? यह सवाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बनकर सामने आया है। जब एक दलित महिला जज को उसके अधिकार मांगने पर दंडित किया जाता है तो यह एक चेतावनी है कि हमारी न्यायपालिका में भी जाति एक अदृश्य है लेकिन बेहद असरदार शक्ति है। यह सिस्टम उस महिला के साथ न्याय नहीं करता जो वर्षों तक न्याय करती रही है। इसलिए यह केस केवल उस महिला का नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज का सवाल है। न्यायपालिका को अब यह तय करना होगा कि क्या वह सिर्फ एक वन विशेष की संस्था बनकर रहेगी या वाकई में जन न्याय की संस्था बनेगी।